दोस्तों, जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती। जमीन यादें होती है, जमीन विरासत होती है, जमीन पहचान होती है, क्योंकि आपके दादा ने खरीदी, आपके पिता ने संभाली और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर एक दिन सरकार नोटिस भेज दे कि आपकी जमीन अब सरकार ले रही है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में पूरा सच बताएंगे। कब सरकार जमीन ले सकती है, किस कानून के तहत ले सकती है और आप अपने अधिकार कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, सरकार आपकी जमीन मनमर्जी से नहीं ले सकती, लेकिन भारत के संविधान में सरकार को एक अधिकार दिया गया है जिसे कहते हैं एमिनेंट डोमेन। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट जनता के हित में है तो सरकार निजी जमीन ले सकती है, लेकिन शर्त है उचित मुआवजा देना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा कानून लागू होता है। ये सब होता है राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत। 2013 से पहले 1894 का कानून था। किसानों को बहुत कम पैसा मिलता था। कई आंदोलन हुए, फिर 2013 में नया कानून आया जिसमें मुआवजा बढ़ाया गया, पारदर्शिता लाई गई और पुनर्वास को अनिवार्य किया गया। तो चलिए अब जमीन छीनने के एक एक कारण को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट। अगर सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग बना रही है, रेलवे लाइन डाल रही है, मेट्रो बना रही है, डिफेंस प्रोजेक्ट बना रही है, तो वो आपकी जमीन अधिग्रहित कर सकती है, यानी ले सकती है। नंबर 2, सरकारी अस्पताल या स्कूल। अगर सरकार पब्लिक अस्पताल, कॉलेज या सरकारी भवन बना रही है तो भी जमीन ली जा सकती है। नंबर 3, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कभी कभी उद्योग लगाने के लिए भी जमीन ली जाती है, अगर उस जमीन को सार्वजनिक हित घोषित किया गया हो तो। चलिए अब बात करते हैं कि मुआवजा कैसे तय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सरकार कितना पैसा देती है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जमीन की सर्कल रेट 10 लाख है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्कल रेट मल्टीप्लायर 1 से 2, फिर उस पर 100% सोलेशियम, फसल का मूल्य, पेड़ पौधे, मकान का मूल्य, पुनर्वास राशि। कई मामलों में बाजार मूल्य से 2 से 4 गुना तक पैसा मिल सकता है। सरकार को पहले ये जांच करनी होती है कि इस प्रोजेक्ट से कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने परिवार विस्थापित होंगे, कितने मजदूर प्रभावित होंगे, पर्यावरण पर असर क्या पड़ेगा। ग्राम सभा की सहमति। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में 70 से 80% प्रभावित लोगों की सहमति जरूरी होती है। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने समझा सरकार जमीन कब ले सकती है और किस कानून के तहत ले सकती है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे लैंड सीलिंग लॉज क्या होती है, अवैध कब्जा, बैंक नीलामी, कोर्ट केस, और अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें। अगर आप अपनी जमीन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो का अगला भाग जरूर देखें। पार्ट 2। पिछले भाग में हमने समझा कि सरकार सार्वजनिक हित में जमीन ले सकती है और वो भी कानून के तहत। लेकिन क्या सिर्फ हाईवे या रेलवे के लिए ही जमीन जाती है? नहीं। आज हम बात करेंगे उन स्थितियों की जहां लोग बिना समझे अपनी जमीन खो देते हैं। भारत में हर राज्य में एक सीमा तय होती है कि एक परिवार कितनी कृषि भूमि रख सकता है। इसे कहते हैं लैंड सीलिंग। अगर आपके पास उस सीमा से ज्यादा जमीन है तो अतिरिक्त जमीन सरकार ले सकती है। उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपके राज्य में सीमा 18 एकड़ है और आपके परिवार के नाम 30 एकड़ जमीन है, तो 12 एकड़ अतिरिक्त मानी जाएगी जिसे सरकार अधिग्रहित कर सकती है। बहुत लोग रिश्तेदारों के नाम पर जमीन रखते हैं, लेकिन अगर जांच में साबित हो जाए कि असली मालिक एक ही है तो समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक स्थिति की, अवैध कब्जा। अगर जमीन आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड खसरा या खतौनी में नाम नहीं है, या वन भूमि है, फॉरेस्ट लैंड है या पंचायत भूमि है, तो सरकार बिना मुआवजे खाली करवा सकती है। इसमें असली समस्या कहाँ होती है? लोग दलालों से जमीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन जमीन सरकारी निकलती है। याद रखिए, रजिस्ट्री होना ही मालिकाना हक की गारंटी नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी होना जरूरी है। अब आते हैं एक और बड़ी वजह पर, बैंक लोन। अगर आपने जमीन गिरवी रखकर लोन लिया और समय पर किस्त नहीं चुकाई तो बैंक आपकी संपत्ति नीलाम कर सकता है।
ये प्रक्रिया आमतौर पर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत होती है। बैंक को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे नोटिस देकर 60 दिन का समय देता है। अगर भुगतान नहीं हुआ तो बैंक द्वारा नीलामी हो सकती है। चलिए कुछ वास्तविक परिस्थितियां समझते हैं। केस 1, हाईवे प्रोजेक्ट। कई जगह किसानों को सर्कल रेट से कम ऑफर दिया गया, लोग कोर्ट गए और मुआवजा बढ़ा। केस 2, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। जहां ग्राम सभा की सहमति पूरी नहीं हुई, प्रोजेक्ट रोका गया। केस 3, बैंक नीलामी। किसान ने समय रहते बैंक से समझौता किया और जमीन बचा ली। मतलब हर केस में जमीन जाती ही है ऐसा नहीं है। कानून समझने वाला व्यक्ति अपने अधिकार बचा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आपको जमीन अधिग्रहण का नोटिस मिले तो घबराइए मत। ये करें, नोटिस ध्यान से पढ़ें, तारीख और आपत्ति की समय सीमा देखें, सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट की कॉपी मांगे, वकील से सलाह लें, आपत्ति दर्ज करें, मुआवजा कम लगे तो कोर्ट जाएं। दोस्तों, आज आपने समझा कि जमीन सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बैंक और कानूनी गलतियों से भी जा सकती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, क्या सरकार कभी आपकी निजी जमीन बिना मुआवजे ले सकती है? और कोर्ट में आपके क्या अधिकार है? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। दोस्तों, अब तक हमने समझा सरकार जमीन कब ले सकती है, मुआवजा कैसे मिलता है, बैंक कब नीलाम कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार कभी आपकी जमीन बिना मुआवजे के ले सकती है? जवाब है कुछ खास परिस्थितियों में हाँ, लेकिन आपको कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। तो चलिए बिना मुआवजे के कब जमीन जा सकती है। नंबर 1, अवैध कब्जा। अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम नहीं है, वन भूमि है, नदी नाले या सार्वजनिक रास्ते पर है, तो सरकार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकती है। ये अधिग्रहण नहीं बल्कि इविक्शन कहलाता है। नंबर 2, फर्जी दस्तावेज। अगर जांच में साबित हो जाए कि जमीन फर्जी रजिस्ट्री से ली गई है तो वो रद्द हो सकती है। नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर रक्षा या आपात स्थिति हो तो प्रक्रिया तेज की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर जमीन वैध है और आप असली मालिक हैं तो बिना प्रक्रिया और बिना नोटिस जमीन नहीं ली जा सकती। अब जानते हैं कोर्ट में आपके अधिकार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अधिग्रहण गलत है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप किन आधारों पर केस कर सकते हैं? 1, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सही नहीं हुआ। 2, ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई। 3, मुआवजा कम तय किया गया। 4, प्रक्रिया में अनियमितता। दोस्तों, भारत में कई मामलों में कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया है। ये सब 2013 के कानून के तहत संभव है। राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। अगर नोटिस आ जाए तो ये रणनीति अपनाएं। स्टेप 1, सभी दस्तावेज इकट्ठा करें। खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री, आधार, पहचान। स्टेप 2, राजस्व रिकॉर्ड चेक करें। कई बार रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता जिससे समस्या बढ़ती है। स्टेप 3, आपत्ति दर्ज करें। समय सीमा के अंदर लिखित आपत्ति देना जरूरी है। स्टेप 4, मुआवजा कैलकुलेशन की जांच करें। सर्कल रेट, मल्टीप्लायर, 100% सोलाटियम, फसल या पेड़ का मूल्य। स्टेप 5, कोर्ट में अपील। अगर मुआवजा कम है तो आप रेफरेंस कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं जमीन बचाने की 10 बड़ी सावधानियां। दोस्तों, जमीन खरीदते समय सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा ना करें। 2, राजस्व रिकॉर्ड जरूर चेक करें। 3, नक्शा मिलान कराएं। 4, लोन समय पर चुकाएं। 5, टैक्स नियमित भरें। 6, किसी और के नाम पर बेनामी जमीन ना रखें। 7, पंचायत या वन भूमि से दूर रहें। 8, हर 2-3 साल में रिकॉर्ड अपडेट करें। 9, कानूनी सलाह लें। 10, सरकारी नोटिस को कभी नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं है, ये पीढ़ियों की मेहनत है। सरकार कानून के तहत जमीन ले सकती है, लेकिन आपको अधिकार भी उतने ही मजबूत मिले हैं। डरिए मत, जानकारी रखिए, कानून समझिए और अपने हक के लिए खड़े रहिए। अगर ये 3 पार्ट की सीरीज आपको उपयोगी लगी हो तो इसे हर किसान और जमीन मालिक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।